Hello everyone, welcome in first lecture of chapter number 6 of 12th class, general principles and processes of isolations of elements. So first of all, what are minerals? मिनरल्स की हमें तीन बातें याद रखनी होती हैं। मेटल के लिए कि इसके अंदर मेटल होना ज़रूरी है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा और ये अर्थ की क्रस्ट में मिलना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन मेटल एंड इट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो डेफिनेशन क्या बन गई, द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कंटेन मेटल एंड इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। अब जिस मिनरल से हम मेटल को ईजीली, प्रॉफिटेबली और पोल्यूशन किए बगैर निकाल सकें या मिनिमम पोल्यूशन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम ओर। जिस मिनरल से हम मेटल को ईजीली, आसानी से निकाल सकें, ज़्यादा लेबर ना लगे उसमें, प्रॉफिटेबली कि उसमें कुछ प्रॉफिट हो, और तीसरी बात उसमें पोल्यूशन ना हो। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है मिनरल, तो उस मिनरल को क्या कहेंगे हम, ओर। सभी के सभी मिनरल ओर नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जिनमें हम ये तो पता है कि भी हाँ हम इससे मेटल निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कई दिन लग जाएं, महीने लग जाएं, तब जाके हमें मेटल मिले। तो आसान नहीं हुआ, वो प्रॉफिट भी नहीं होगा ऐसे में फिर। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आसानी से भी निकल सकें, प्रॉफिट भी ज़्यादा दें, लेकिन उनमें क्या हो जाए, पोल्यूशन हो जाए, तो उनको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हेमेटाइट आयरन का ओर है Fe2O3, बॉक्साइट और Al2O3.XS2O ये एल्यूमिनियम का ओर है, और कॉपर पायराइट कॉपर का ओर है CuFeS2। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। अब हमारा जो ओर होता है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। द इम्प्योरिटीज़ ऑफ सैंड, अर्दी पार्टिकल्स और स्टोन्स पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट अलोंग विद ओर इज कॉल्ड गैंग। मेटलर्जी, किसी ओर में से मेटल को निकालना और फिर उसका प्योरीफिकेशन करना, रिफाइनिंग करना, ताकि उसका हम प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, इज कॉल्ड मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देन इट्स रिफाइनिंग फॉर इट्स प्रॉपर यूज़। अब मेटलर्जी के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब होता है कि हम ओर को, क्योंकि हम माइन से जब ओर को निकालते हैं तो उसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उनको हम तोड़ेंगे छोटे टुकड़ों में और फिर उसको क्रश करके क्या बनाएंगे, उसका अब हम पाउडर बना देंगे। तो ये पाउडर बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड स्टेप, या एनरिचमेंट ऑफ ओर या बेनिफिकेशन भी बोलते हैं इसको हम। इसमें हम ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकाल देंगे, हमारा प्योर ओर रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इम्प्योरिटीज़ को निकाल देना। थर्ड है रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। हम जब रिड्यूस करेंगे मेटल को, ओर को, तो हमें मेटल मिलेगा, लेकिन जो ये मेटल मिलेगा वो हमारा प्योर मेटल नहीं होता। उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें 4th स्टेप करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इम्प्योर मेटल को हम रिफाइन करके प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो फर्स्ट स्टेप हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पल्वराइजेशन, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो ओर होता है उसमें बड़े बड़े बिग लम्प्स हमें मिलते हैं, तो उनको हम जा क्रशर की हेल्प से क्रश करते हैं स्मॉल पीसीज में, और स्मॉल पीसीज को फिर हम मिल में क्रश करते हैं और फाइन पाउडर बना देते हैं।
तो स्मॉल पीसेस को बाल मिल में या स्टैम्प मिल भी बोलते हैं, कन्वर्ट कर देता है वो उसको फाइन पाउडर में। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू फाइन पाउडर इज कॉल्ड पल्वेराइजेशन। सेकेंड स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और यू कैन से एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो सेकेंड स्टेप में हम ओर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को निकालेंगे, हमारा ओर प्योर बचना चाहिए। तो इसके लिए हम 4-5 मेथड हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के। अलग अलग जो है मेथड यूज़ करते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द ओर का कैसा नेचर है उसके हिसाब से हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। सारे के सारे मेथड एक ही ओर के लिए यूज़ नहीं करेंगे हम। तो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स यानी कि इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं इसको, और बेनिफैक्शन भी बोलते हैं। तो मैं अब इसके लिए 4-5 मेथड हम पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहला मेथड है हैंड पिकिंग। जैसे राजमा चावल या दाल में से हम पत्थर चुगते हैं, पत्थर चुन के निकाल देते हैं, ऐसे ही अगर हमें ओर का और इम्प्योरिटीज़ का साइज और शेप अलग अलग मिल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उनको, और हम छटनी करके ओर को प्योरीफाई कर सकते हैं। सेकंड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग भी जैसे आप देखते हैं घर पे राजमा चावल छोले जो हैं दाल, उनको धोया जाता है पहले पानी में। धोने का क्या मकसद है कि उसके अंदर जो रेत वगैरह है ना चिपका हुआ जो है वो धुल जाए। धोएंगे तो क्या होगा, राजमा तो नीचे बैठ जाएगी लेकिन राजमा के साथ जो इम्प्योरिटीज़ थी वो धुल के बह जाएंगी। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया कि जो हमारा ओर है वो तो भारी होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, और इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी कम होती है। तो जब वॉश करेंगे उसको तो ओर हमारा रह जाएगा नीचे, सेटल हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ बह जाएंगी। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डेंसिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स इज हायर देन इम्प्योरिटीज़। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर को पास करते हैं पल्वराइज्ड ओर से, जिससे क्या होगा जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हल्की होने की वजह से बह जाएंगी, और जो ओर है हमारा वो हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा, नीचे रह जाएगा। ए स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास्ड ओवर पल्वराइज्ड ओर, impurities being lighter flow with the stream of water, whereas ore particles being heavier remains behind, that is they settle down. Willfley tables are used for hydraulic washing. Willfley टेबल एक स्पेशल टाइप की टेबल है कि हम जब हम पानी की स्ट्रीम पास करते हैं तो वो जो इम्प्योरिटीज़ है उनको तो बहने देता है, पानी की स्ट्रीम को जाने देता है, लेकिन रास्ते में ब्लॉक करता रहता है, वो ओर को रोकता रहता है। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग किसके लिए यूज़ करते हैं हम, मेन पॉइंट है याद रखना। ऑक्साइड ओर जो होते हैं, ऑक्साइड ओर जैसे कि आयरन का ऑक्साइड ओर है या टिन का ऑक्साइड ओर है, उसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग की हेल्प से कंसंट्रेट करते हैं। और कुछ मेटल जो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि सिल्वर और गोल्ड है ना, तो ये ऐसे कैसे मिलते हैं हमें, तो इनको भी हम हाइड्रोलिक वॉशिंग की हेल्प से ही जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं। थर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो देखो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, देखो क्लाउड में क्या दे रखा है, ओ से बना रखा और ओ से क्या बना रखा है, ऑयल, यानी कि और पार्टिकल तो ऑयल में डिजोल्व होंगे, और किस में डिजोल्व होएगा, ऑयल में, और इम्प्योरिटीज डिजोल्व होंगी पानी में। तो पानी और ऑयल अगर दोनों दे रखे हैं और उसमें हम और को डाल देंगे तो और में जो इम्प्योरिटीज़ है वो तो पानी में डिजोल्व हो जाएंगी, और जो और है वो किस में डिजोल्व होएगा, ऑयल में।
तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट और पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाई ऑयल whereas impurities are preferentially weighted by water। हम क्या करते हैं प्रोसेस में, हम एक टैंक लेते हैं, उस टैंक में हम ओर को डाल लेते हैं और ओर के अंदर पानी डाल के उसकी रबड़ी बना देते हैं, सलरी बना देते हैं उसकी। फिर उसके अंदर हम पाइन ऑयल डाल देते हैं। पाइन ऑयल डालने से क्या होगा, देखो सल्फाइड और जनरली हम इससे जो है एनरिच करवाएंगे, कंसनट्रेट करवाएंगे, और सल्फाइड और जो होते हैं वो पानी में कम घुलते हैं। पहले से सल्फाइड और पानी में कम घुला हुआ था रबड़ी बनाते टाइम, अब ऑयल डाल दिया तो ऑयल सल्फाइड और की जो वेटिंग प्रॉपर्टी थी उसको और भी डिक्रीज़ कर देगा। पहले से ही सल्फाइड और पानी में कम घुल रहा था, ऑयल डालने से ये क्या हो जाएगा कि वो सल्फाइड और भी कम डिजोल्व होगा, यानी कि वो पानी में डिजोल्व होगा ही नहीं, तो वो किस में डिजोल्व हो जाएगा, ऑयल में। अब इसके अंदर से हम क्या पास करते हैं, एयर, कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे। तो एयर पास करने से ना जो ऑयल है वो झाग बनाएगा, और ऑयल के साथ ही कौन चिपका हुआ है, और। तो झाग में झाग किसके बनेंगे, ऑयल के, और ऑयल के साथ कौन है, और। तो और जो है ऊपर आ जाएगा झाग में, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो पानी में डिजोल्व रह जाएंगी। तो इस तरह से झाग बनेंगे, झाग को उतार लेंगे, उनको हम वुडन कंटेनर में रख देते हैं ताकि वो झाग जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह से हमें और मिलता जाएगा, इम्प्योरिटीज़ पानी में रहती जाएंगी और जो और है वो झाग में आता जाएगा और झाग हम निकालते रहेंगे। तो प्रोसेस क्या है, और इज़ मिक्सड विद वाटर टू प्रिपेयर ए स्लरी इन ए टैंक। पाइन ऑयल इज एडेड टू इट एंड देन कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू इट। तो अब ऑयल के क्या बनेंगे, झाग बनेंगे। देन फ्रोथ आर फॉर्म्ड, फ्रोथ के साथ साथ क्या है, ऑयल और है। फ्रोथ आर स्कम्ड ऑफ एंड आर टेकन इन वुडन कंटेनर टू ऑब्टेन प्योर ओर। This process is used for the concentration of sulfide ore of copper, lead and zinc। अब डायग्राम अगर मैं आपको दिखा दूं कि डायग्राम, ये एक हमारा एक टैंक था। टैंक में हमने पहले पानी जो है और पानी को मिक्स किया, उसके अंदर हमने फिर ऑयल डाल दिया, पाइन ऑयल। उसके बाद इसमें से हमने कंप्रेस्ड एयर पास की। कंप्रेस्ड एयर पास करने से क्या होगा, अब देखो पानी में तो इम्प्योरिटीज़ यानी कि गैंग डिजोल्व हो जाती है, तो वो तो नीचे बैठ गई, लेकिन और जो है वो डिजोल्व हो जाएगा ऑयल में, और हवा पास करने से ऑयल के बन जाएंगे झाग, और वो झाग में क्या है, और है, तो और झाग में जाता जाएगा और झाग बनते जाएंगे, वो बराबर वाले में जाते जाएंगे। तो जहाँ पे एग्जिट दिखा रखा है यहाँ से हमें क्या मिलता जाएगा, हमें और मिलता जाएगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें हम समझाने वाले हैं, इस बीच में क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं हम, कई बार पेपर में आ जाते हैं। पहला है कि फ्रोथ स्टेबलाइजर किसको बोलते हैं हम। कई बार ना झाग हमारे स्टेबल नहीं होते, वो जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको बनाए रखने के लिए हम रिएजेंट डालते हैं, एनिलीन या क्रिसोल, जो फ्रोथ को स्टेबलाइज करके रखते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर। दूसरी बात है कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो एक ऑर्गेनिक रिएजेंट है, सोडियम इथाइल जेंथेट। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इथाइल ग्रुप जो है, इथाइल ग्रुप है इसमें नॉन पोलर, और जो ये सल्फर और उसके साथ जो सोडियम है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये पोलर पार्ट है, यानी कि ये पानी में डिजोल्व होएगा। इथाइल ग्रुप जो है वो किस में डिजोल्व होएगा, इथाइल ग्रुप जो है वो ऑयल में डिजोल्व होएगा। तो यानी कि ये जो ऑयल और पानी की जो लेयर है, ऑयल और पानी की जो लेयर है, उस लेयर के बिल्कुल इंटरफेस पे रहेगा ये। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों उनको
मिक्स होने से रोकेगा। ऑयल को ऊपर की तरफ रहने रखेगा ये, और वाटर को नीचे की तरफ, इन दोनों लेयर को ये आपस में मिक्स होने से रोकेगा। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट विच इज़ यूज्ड टू चेक द मिसिबिलिटी ऑफ फोम कंटेनिंग ओर विद वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, यानी कि जस्ट ए मिनट,